वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर करेंगे बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने इससे पहले जो सक्सेसफुल मॉडल रहा था वो कौन सा था स्टूडेंट्स? रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण वो फेल हो गया। तो अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे? सबसे पहला तो ये रदरफोर्ड का मॉडल सक्सेसफुल था लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हुए, और उसके बाद जो ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल आया वो बोहर्स मॉडल था। उसके बीच में जो डेवलपमेंट हुई उसका सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रदरफोर्ड्स के ड्रॉबैक क्या थे? ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ड्रॉबैक क्या थे हमारे पास में? यहाँ पर सबसे पहला तो हमारी इसका ड्रॉबैक था स्टूडेंट्स यहाँ पर इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया यहाँ पर रदरफोर्ड? क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला स्टूडेंट्स? रदरफोर्ड ने बोला कि एटम जो है, इनके हिसाब से इन्होंने क्या बोला था? एटम जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस हमारे पास में जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो बेसिकली ये मॉडल था रदरफोर्ड का। ठीक है, अब ये मॉडल के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो चार्ज्ड। न्यूक्लियस भी चार्ज्ड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एंड वेन एवर चार्ज्ड पार्टिकल्स, जब भी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज़ revolving around the nucleus in a particular orbit according to Rutherford। तो ये हमारे पास में अगर हम देखें according to Maxwell's theory, मैक्सवेल्स की थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास में यहाँ पर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज़ रिवॉल्विंग, वो रिवॉल्व कर रहा है, इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल लूज एनर्जी, इट विल लूज एनर्जी, ये एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज करता जाएगा ये। तो हमारे पास में ये जो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और इसके अराउंड जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है यहाँ पर? हमारे पास में ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो मॉडल था ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि जब चार्ज्ड बॉडीज़ हमारे पास में, चार्ज बॉडीज़ जो है वो रिवॉल्व करती हैं, तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज करता हुआ जाएगा, और साथ में क्या हो रहा है? इट अंडरगोज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर उसको मिलेगा, जिससे कि इवन अगर हम यहाँ पर स्पीड को कांस्टेंट भी रखें तब भी यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, तो इतनी स्पीड इसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सेलरेशन से कि इट विल फाइनली ड्रॉप इनटू द न्यूक्लियस। स्पाइरल पाथ से फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर ही जाके गिर जाएगा, एंड होल द स्ट्रक्चर विल कोलैप्स। तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और मैक्सवेल्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जब बोला कि चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड जब एक पर्टिकुलर स्पीड में रिवॉल्व करता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि
हमारे पास में एक एक्सेलरेशन मिलेगा उसको, ठीक है। इट अंडरगोज एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इवन इफ़ यू कीप द स्पीड कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट भी रखोगे तब भी यहाँ पर ड्यू टू एक्सेलरेशन ये स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और हमारा पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये हो गया इसका यहाँ पर पहला ड्रॉबैक। दूसरा इसका ड्रॉबैक था स्टूडेंट्स यहाँ पर, वो था इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स को ये डिस्कवर, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स जो थे स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बनाता है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा जो है स्टूडेंट्स क्या है, आज के मॉर्निंग सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो भी बने हुए हैं चैनल पर कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो वो देखें, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रल, लाइन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने सभी डिस्कस किया है मॉर्निंग सेशन में, ठीक है, उसको देखें। थर्ड था यहाँ पर इसका ड्रॉबैक स्टूडेंट्स की ये इनएबिलिटी थी इनकी टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह से इतने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। दीज आर द ड्रॉबैक्स। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमारे पास में जो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल आया, दिस वॉज बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये बहुत अच्छा मॉडल था, इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ड्रॉबैक्स इसके भी थे, पूरा सक्सेसफुल मॉडल नहीं है जो आज हम पढ़ते हैं वो मॉडल नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा। नील्स बोहर ने ये मॉडल दिया था जो कि रदरफोर्ड के जितने ड्रॉबैक्स थे उसको क्लियर कर पाया यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर इस मॉडल का पॉइंट देखो क्या था। इसके अंदर पहला पॉइंट था स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एटम जो है हमारे पास में, बोहर ने क्या कहा, दैट एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई कैसे किया आगे देखो। एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इन द सेंटर में एक पॉजिटिवली हैवी चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो रदरफोर्ड ने बोला था ये पॉइंट इनका सीधा मैच कर रहा है। लेकिन सेकेंड पॉइंट जो है देखो, अब इसमें सेकेंड पॉइंट जो है वो इनका पूरा मॉडिफिकेशन है यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो इनके ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर क्या बोला स्टूडेंट्स की, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है यहाँ पर, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। सर्कुलर ऑर्बिट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर है, ठीक है। ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बोली थी। तो इन्होंने क्या बोला कि थ्योरेटिकली जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स का नंबर बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इनका ये पॉइंट जो है अब यहाँ पर नोट करने वाला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। इन ऑर्बिट्स की एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है। दिस इज़ द मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ तक तो जो भी बोला वो रदरफोर्ड ने भी बोला था, लेकिन बोहर ने क्या बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट्स जो है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, लेकिन हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इसी वजह से इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, या फिर हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये इनका फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट, जो आप आज भी पढ़ते हो। तो ये सक्सेसफुल था यहाँ पर, इतना सही था इनका। उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट जो इन्होंने पॉइंट बोला स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, वो ये था कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी लेवल्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, यानी रेस्ट पर नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी नहीं है, बट इट मीन्स दैट एनर्जी जो हमारे पास में एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की,
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। ये एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, दीज आर डेजिग्नेटेड एज KLMN शेल्स, इनको ही यहाँ पर KLMN शेल्स बोला गया, विच आर लाइक 1 2 3 4 नंबर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो सबसे पहले फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ये हमारे पास में K शेल, देन L शेल, फिर M, और उसके बाद ये जो हो गई हमारे पास में N शेल, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर इनका एनर्जी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, देखो इनका फर्स्ट पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड क्या था कि एनर्जी जो है किसी भी nth लेवल के अंदर इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट की जा सकती है, -2π² me4 डिवाइडेड बाय n² h², ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में अगर हम क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट है, देखो पाई का वैल्यू कांस्टेंट है 3.18, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, N का वैल्यू एनर्जी लेवल का वैल्यू तो आपको यहाँ पर जो दिया होगा उसके लिए कैलकुलेट करना है, H इज़ ऑल्सो अ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फाइनली हम अगर सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करके वैल्यू लिखें तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या बन जाएगी, -21.8 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई n², ठीक है, जूल पर एटम। तो हमने यहाँ पर सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट किया, N का वैल्यू एनर्जी लेवल का वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगा, तो ये हमारे पास में जूल पर एटम में आ गई वैल्यू। अगर इसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हमारे पास में यहाँ पर ये एनर्जी आ गई। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि -1312, देखो यही सब न्यूमेरिकल्स में लगेंगे, यहाँ पर जितना न्यूमेरिकल्स आप करोगे ना यही सारे लगने हैं उसके अंदर फॉर्मूले, तो इसमें -1312/n²। हमने यहाँ पर क्या करा स्टूडेंट्स, देखो ये जो हमारी आ रही है किलो जूल्स पर मोल में आ रही है, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल्स पर मोल में कैसे कन्वर्ट किया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होती है, तो अब ये हमारे पास में हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लिया, किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अंदर एक्सप्रेशन में हमारे पास में जो ये n का वैल्यू है, ठीक है, ये n का वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ n, ये हमारे पास में क्या हो सकता है 1 2 3, जो भी आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल दिया है वही वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लोगे, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पॉइंट से कि हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी ऑफ K शेल इज़ लेस देन L शेल विच इज़ लेस देन M शेल और N शेल, ये हमारे पास में एक ऑर्डर आ गया एनर्जी लेवल का। तो K जो सबसे नियर है न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होगी, समझ गए। ये K जो एनर्जी लेवल है जो कि न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, इसकी एनर्जी क्या होगी यहाँ पर सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके लिए n का वैल्यू क्या है 1 है, n का वैल्यू 1 है। अब n का वैल्यू बढ़ता जाएगा, L शेल के लिए क्या हुआ, n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा यहाँ पर तो आपके पास में जो वैल्यूज़ आएंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नेगेटिव में है, देखो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में है, ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पर L शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर बड़े नंबर से डिवाइड किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये कैलकुलेशंस करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बोहर्स की एनर्जी लेवल को। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर कुछ एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को अगर हम पुट करें n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n की वैल्यू है 1, तो E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, E1 इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय 1² विच इज़ इक्वल टू -1312 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। समझ में आई ये बात
इसी तरह से आप यहाँ पर n का वैल्यू 2 पुट करके देखें स्टूडेंट्स, और फिर आप यहाँ पर इसका वैल्यू 3 पुट करके देखें, कैलकुलेट करें यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा। जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में अगर सपोज़ आपके पास में n का वैल्यू 1 है तो E1 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, -1312/1²। अगर n का वैल्यू आपके पास में 2 है तो यहाँ पर E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय 2²। और इसको जब डिवाइड करोगे -1312 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया हमारे पास में 4 से डिवाइड करो, ये हो गया -328 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इसी तरह से n का वैल्यू सपोज आपने पुट किया 3, तो थर्ड एनर्जी लेवल के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1312 डिवाइडेड बाय 3² विच विल बी इक्वल टू 9 से यहाँ पर डिवाइड करो इसको, ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर -145, ठीक है, 0.8 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह n इक्वल टू 4 के लिए, तो यहाँ पर E4 का वैल्यू आपके पास में -1312 डिवाइडेड बाय 4², इट विल बी इक्वल टू -82 किलो जूल्स पर मोल। अब n का वैल्यू अगर 5 पुट करोगे एनर्जी लेवल 5 के लिए, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी क्या आ गई, फिफ्थ एनर्जी शेल के लिए -1312 डिवाइडेड बाय 5², 25 से डिवाइड करा इसको, और ये आएगी हमारे पास में -52.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि हम अगर एनर्जी लेवल्स देखें यहाँ पर, ठीक है, तो n का वैल्यू 1 है, अगर हमारे पास में अगर n का वैल्यू क्या आता है 1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास n का वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितनी है वहाँ पर, -1312 किलो जूल पर मोल में है ये सभी वैल्यूज़। अगर आपके पास में इंक्रीज़ हो रही है एनर्जी लेवल n की वैल्यू 2 जा रही है, तो वहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, -328, ये देखो -328, उसके बाद n का वैल्यू 3, सभी किलो जूल्स पर मोल में है, तो एनर्जी हो गई आपके पास में यहाँ पर -145.8। n का वैल्यू 4 है तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर -82, ठीक है, और n का वैल्यू अगर 5 है स्टूडेंट्स तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर n का वैल्यू 5 है तो -52.5, ठीक है, यहाँ पर -52.5 हो गया। देन अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ पता चल रही है कि हमारे पास यहाँ पर एनर्जी जो है स्टूडेंट्स क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहाँ पर, उसमें हम जो है लेवल्स की एनर्जी को नोट कर सकते हैं। तो आपको क्या पता चला, यहाँ पर हमारे पास में जो -1312 की एनर्जी है, ये एनर्जी, और जो आपके पास में ये -52.5 है ये एनर्जी, इन दोनों में आपको क्या पता चल रहा है, ज़्यादा एनर्जी कौन सी है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ है ना ये, तो नेगेटिव वैल्यू के अंदर जो वैल्यू कम होगी वो बड़ी होगी, तो एनर्जी फिफ्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर। बात समझ में आ गई, ये इससे भी क्लियर हो रहा है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है हमारे पास में, और नेगेटिव वैल्यू को हमने एक बड़े डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है तो वैल्यू ऑब्वियसली ये क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास में यहाँ अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में वहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास अगर हम कॉन्स्टेंट्स को लिखें अभी तो -2π² m जो है m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, साथ में यहाँ पर z² z इज़ द चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ⁴ डिवाइडेड बाय n² h², ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है यहाँ पर, -1312 डिवाइडेड बाय n², ठीक है, सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, और हमारे पास में हम यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात कर रहे हैं तो z का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, z का वैल्यू, तो ये आपने वैल्यू पुट करी -1312 इंटू z², हाइड्रोजन लाइक एटम है तो z की वैल्यू यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, हमारे पास में सपोज़ आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स He+, ठीक है, इसके लिए z का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आपको दिया हुआ है लिथियम 2+,
ठीक है। लिथियम 2+ में आपने 2+ को नहीं देखना है, वहाँ पर आप क्या देखोगे, लिथियम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है हमारे पास में। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इस पर कितना होता है प्रेजेंट, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, प्रोटॉन हमारा उतना ही रहेगा 3। तो हीलियम का भी प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही रहेगा, Z का वैल्यू ये हो जाएगा हमारा जो हमें यहाँ पुट करना है, ठीक है। समझ गए, एक्सप्रेशन आ गया समझ में। अब ये हमारे पास में हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही इस तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स की, अगर हमें रेडियाई कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेटिंग द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, अगर स्टेशनरी स्टेट्स के हमें क्या यहाँ पर स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है, का रेडियाई कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ इसकी जो एक्सप्रेशन है वो होगी R फॉर NaCl इज इक्वल टू A0 इंटू N²। ये सभी फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूमेरिकल्स के काम आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो A0 की वैल्यू है वो क्या है, A0 इज इक्वल टू, बताओ क्या है A0, इट इज़ द 0.529 डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पर 0.529 एंगस्ट्रॉम्स में, या फिर पिकोमीटर में लोगे तो ये हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर, या अगर हम इसको नैनोमीटर में लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 0.0529 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेडियस है ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का रेडियस है ये, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है यहाँ पर A0 की वैल्यू फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, बोहर्स रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करें तो उसके अंदर एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा हमारा, Rn इज इक्वल टू A0 इंटू N² अपॉन Z फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हैं आपके पास में, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास में फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, दैट हमारे पास एक फाइनल पॉइंट अभी क्या आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो करते हैं ऑर्बिट्स में जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ओनली, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ओनली सर्टेन, कुछ ही फिक्स्ड डेफिनेट या फिक्स्ड वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी होंगी उसकी, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी होंगी हमेशा इलेक्ट्रॉन की, कोई भी अपनी तरफ से एनर्जी नहीं होगी, एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन, एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो इनकी अपनी कोई इस तरह से एनर्जी नहीं होगी, इसमें फिक्स्ड एनर्जी होगी हर इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। ये आ गया यहाँ पर मेन पॉइंट जिसको हम आगे लेके बढ़ेंगे अब अपने पूरे टॉपिक में। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड, यहाँ पर जो ये एक फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन के लिए, यही क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड है यानी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉइंट के अगर हम अगला पॉइंट देखें तो इसके अंदर एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MVR, ठीक है। MVR मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। कोई हमारे पास में क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विच इज़ गिवन बाय MVR इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल क्या है, n है यहाँ पर, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2π का, वेयर n जो हमारे पास में n का वैल्यू क्या है यहाँ पर क्या शो कर रहा है, दैट n इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। तो ओनली परमिसिबल वैल्यूज़, यहाँ पर भी कुछ परमिसिबल वैल्यूज़ ही अलाउड हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2π का,
ठीक है। इससे हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक हमने यहाँ पर क्या चीज़ फाइनल ऑब्जर्व करी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्या है यहाँ पर, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड वैल्यू है उसका। n का वैल्यू 1 रखोगे अगर यहाँ पर तो ये h/2π के बराबर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखा तो h/2π 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट विल बिकम 2h/2π, तो ये h/π बन गया। इसी तरह से अगर n का वैल्यू 3 रखा तो ये बन गया 3h/2π। तो एक फिक्स्ड वैल्यू है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की भी जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट इन बोहर्स मॉडल। उसके बाद इनका नेक्स्ट पॉइंट है, देखो क्या, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर बोहर्स मॉडल के अंदर क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन एटम ये अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में पॉसिबल जो भी लोवेस्ट या नॉर्मल एनर्जी स्टेट होगी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम इस लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को, ये जो हमारे पास में लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, और वहीं पर ये रिवॉल्व करते रहेंगे रिस्पेक्टिव ऑर्बिट के अंदर विदाउट लूजिंग एनर्जी। ना तो वो उस टाइम कोई एनर्जी को लूज़ करेगा, ना ही एनर्जी को गेन करेगा। ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इन विच नो एनर्जी इज़ लॉस्ट और गेन्ड। ना तो कोई एनर्जी लॉस्ट है वहाँ पर, ना ही गेन्ड है। ठीक है, ना तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा ना गेन करेगा, ग्राउंड स्टेट कहलाती है ऐसी हमारे पास में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें पॉइंट, तो उसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है स्टूडेंट्स। देखो इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझेंगे। इसके अंदर हमारे पास में ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर फिर हमारे पास में ये फर्स्ट एनर्जी शेल आया, सेकेंड एनर्जी शेल, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से हमारे पास में क्या आ रहे हैं, एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी तरीके से सपोज़ हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी एनर्जी लेवल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर। अब अगर हमने यहाँ पर किसी सोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को क्या दी, एनर्जी दे दी। एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है, यहाँ पर हमने मॉर्निंग सेशन में पढ़ा है स्टूडेंट्स ये सारा, ठीक है, जो नहीं देख पाए हैं स्टूडेंट्स वो प्लीज़ फॉलो करें उस वीडियो को। तो रेडिएशन से, हीटिंग से या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, तीन मेथड से हम यहाँ पर रेडिएशन से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से या हीटिंग से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है देन इट कैन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, इन द हायर एनर्जी लेवल्स इट कैन जंप इनटू द हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग पॉसिबल है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर प्रेजेंट था, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, आपने इसको एक्साइट किया है। यहाँ पर एक्साइटेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स है, या तो रेडिएशन, या तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना है, या फिर जो है आपको हीटिंग करनी है। ठीक है, तो इन तीनों मेथड से कैसे भी आप इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट में है एक्साइट करके कहाँ पर ले जाओगे, इसको हायर एनर्जी लेवल में ले जाओगे, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे, हायर एनर्जी लेवल में इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था उस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, एक्साइट किया और उसे हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट कर दिया। हायर एनर्जी लेवल में क्या कर दिया, यहाँ पर प्रमोट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब इसकी जो एनर्जी थी बेसिकली यहाँ पर क्या हुई, हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाने पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो एनर्जी थी, ये एनर्जी हमारे पास में इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा ई। डेल्टा ई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो कितना एनर्जी उसने एमिट किया या एब्जॉर्ब किया, ये 2
एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ गिवन बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं इलेक्ट्रॉन की। E2 इज़ द एनर्जी इन हायर एनर्जी लेवल एंड E1 इज़ द एनर्जी इन द लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल के अंदर E2 की वैल्यू है, E1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पर E2 माइनस E1 की जो है वैल्यू, डेल्टा E की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो है हमारे पास में स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि पहले तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सबसे पहले एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, उसके बाद यहाँ पर एब्जॉर्ब होने के बाद ये हायर एनर्जी लेवल में चला गया। हायर एनर्जी लेवल में जब ये जंप कर जाएगा तो ये इसकी अनस्टेबल स्टेट है, यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं रुक सकता। इसको क्या करना होगा, यहाँ पर एनर्जी को लूज़ करके वापस ये किसी भी एनर्जी लेवल में रिटर्न कर सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो ये वापस आएगा इसको हम बोलते हैं एमिशन ऑफ एनर्जी। पहले इसने क्या करा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जिससे ये यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल में गया। उसके बाद फिर जब ये एनर्जी को लूज़ करता हुआ किसी भी एनर्जी लेवल में ड्रॉप कर जाएगा तो वहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एमिशन कर रहा है, वहाँ पर एनर्जी इज़ एमिटेड जब इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो एक बार अगर हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक बार दोबारा देख लो इसको कि सपोज़ आपके पास में यहाँ पर ये हायर एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारे पास में एब्जॉर्प्शन की एनर्जी कौन सी होगी, तो एब्जॉर्प्शन की एनर्जी कौन सी होगी कि सपोज़ आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एब्जॉर्प्शन जब रेडिएशन से आपने दिया, रेडिएशन से मान लो आपने यहाँ पर क्या कराया है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल में जंप कर गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो एनर्जी थी वो क्या थी, देखो यहाँ पर इसकी एनर्जी है, जो लोअर एनर्जी लेवल है इसके अंदर इसकी एनर्जी है En1 और हायर एनर्जी लेवल के अंदर आने के बाद इसकी एनर्जी होगी यहाँ पर En2। तो हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी जो है वो क्या हुई है, यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड हुई है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन हैज़ जम्प्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ पर जाके जंप मारा इसने, टू हायर एनर्जी लेवल, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। हम केवल यहाँ पे शो कर रहे हैं जो हाईएस्ट हमने दिखाया, ठीक है। एनर्जी लेवल फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल के अंदर वो जंप कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का। सपोज़ अब हम अगर देखें कि यहाँ पर जब हमारे पास में ये है एटम में न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर जब हम यहाँ पर एनर्जी को देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो फाइनली हमारे पास में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्योंकि दिस इज़ द अनस्टेबल एनर्जी, हायर एनर्जी इज़ ऑलवेज अनस्टेबल, जो हायर एनर्जी एसोसिएटेड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास में वो हमेशा अनस्टेबिलिटी ही लाएगी। तो इस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए इसको फाइनली ड्रॉप करनी होगी अपनी एनर्जी, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज एमिशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो इसकी एनर्जी थी वो ड्रिप कर गई यहाँ पर और ये अपने किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एनर्जी इज़ एमिटेड। हमारे पास में यहाँ पर एनर्जी क्या हुई है स्टूडेंट्स, एनर्जी इज़ एमिटेड, एनर्जी इज़ एमिटेड, एनर्जी जो है वो एमिट हुई है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आया है कहाँ से, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल से किस में आ गया स्टूडेंट्स, वो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ गया, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी वहाँ पर, एमिट होगी, एनर्जी एमिट होगी। ये दोनों बातें क्लियर हुई, क्योंकि ये आगे की भी आपको जितने हम पढ़ेंगे ना यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉइंट, उसमें ये आपको काम आएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कब हो रही है और एनर्जी एमिट कब हो रही है, ठीक है। जब वापस लौटता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में तो एमिट होगी, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंचेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहुंचेगा। सो दीज आर द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ये बोहर्स मॉडल के मेन पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि वाई द इलेक्ट्रॉन एनर्जी, जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है,
इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम नेगेटिव एनर्जी क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज़ नेगेटिव एनर्जी। इसको हम इस तरह से टर्म जो है इसको क्यों यूज़ करते हैं? वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टर्म्ड एज नेगेटिव एनर्जी, एक्सप्लेन करो इसे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में, तो हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि एनर्जी का वैल्यू जो है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि En इज़ इक्वल टू, हमारे पास में हमने 2-3 वैल्यूज़ पढ़ी थी, जैसे कि -21.8 इंटू 10⁻⁻19/n², या फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पढ़ी थी वैल्यू -103.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये दोनों ही वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, जिनकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? नेगेटिव आ रही है, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी जो है यहाँ पर हमने पढ़ी, इसको हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये तो एक्सप्रेशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन में ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू हमें पता चल रही है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, सबसे पहले तो हमारे पास में स्टूडेंट्स हमारे पास में जो न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स प्रेजेंट है, सपोज़ कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। इनफाइनाइट डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर एक बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। अभी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, वहाँ पर उसके लिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम एनर्जी क्या ले सकते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब क्या ले सकते हैं? इट इज़ टेकन एज 0, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस पॉइंट व्हेन इट इज़ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हम इसकी एनर्जी को क्या काउंट कर सकते हैं? 0। सपोज नाउ व्हेन द electron's energy is 0 and you are trying to bring the electron from the infinite distance से हम यहाँ पर इसको न्यूक्लियस के पास लाना शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? न्यूक्लियस के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी होगी, तभी तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जो इतना दूर था उसको हम पास लेके आ पाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पर क्या देनी होगी? एनर्जी को हमें यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फील्ड में लाने के लिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन ने बेसिकली क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन ने तभी आएगा यहाँ पर अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर जब ये अपनी सम एनर्जी विल बी गिवन आउट। यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है वो एनर्जी विल बी गिवन आउट इन bringing it close to the nucleus, ठीक है, in bringing too close to nucleus। न्यूक्लियस के अगर करीब लेके आना है इसको, तो यहाँ पर एनर्जी ये गिवन आउट करेगा, विच मीन्स दैट हमारे पास में यहाँ पर 0 तो पहले ही एनर्जी थी, ठीक है, एंड इट विल नाउ बिकम नेगेटिव। यहाँ पर 0 से हमारे पास में एनर्जी क्या बन गई? 0 टू नेगेटिव बन गई। 0 तो हमारे पास में ऑलरेडी एनर्जी थी। कब थी एनर्जी? जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था। जैसे ही आप इसको अट्रैक्टिव फोर्स में लाने की कोशिश करोगे, देन एनर्जी विल बी गिवन आउट, एमिटेड एनर्जी इज गिवन आउट। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? 0 से और ज़्यादा अगर एनर्जी को वो गिवन आउट करेगा, बाहर एमिट करेगा, तो एनर्जी फाइनली हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम फाइनली मोर नेगेटिव। ये 0 से भी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द आउटर टू द इनर शेल्स। आउटर से इनर शेल्स की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एनर्जी क्या करती है? हमारे पास में डिक्रीज़ करती है, ठीक है। बात क्लियर होगी यहाँ पर? तो ये हमारे पास में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास में, तो वो है कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। हमारे पास में जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है, ठीक है, इसको हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस? इसको हम अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं? इसके एडवांटेजेस हमें क्या मिले? पहला तो कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया।
स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसने एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो रदरफोर्ड ने नहीं कर पाया वो इसने एक्सप्लेन किया। वो कैसे एक्सप्लेन किया इसने? सबसे पहले तो इसने यहाँ पर क्या बताया कि हमारे पास में अकॉर्डिंग्स टू बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज नहीं करेगा इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा जब तक वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि वो फाइनली हमारा फॉलिंग इनटू न्यूक्लियस कर रहा है, इसका कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं राइज हुआ। सेकेंड इनका जो एडवांटेज था स्टूडेंट्स इस थ्योरी का, वो ये था कि इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, विच इज़ द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड ऑल्सो। ठीक है, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल सक्सेस थी ये बोहर्स की थ्योरी की, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इन्होंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाए। तो इसके अंदर हमने मॉर्निंग सेशन में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स, फिर भी मैं कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पर दोबारा ले रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर इन्होंने बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना तो एमिट करते हैं ना ही एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, लेकिन जब आप एक्साइट करोगे तो एनर्जी जो है वहाँ पर वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और फिर अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इसका डिफरेंस जो है वो किसकी इक्वल होगा? डेल्टा ई के इक्वल होगा। ठीक है, और हमारे पास में हम ये भी बोल सकते हैं इट विल बी इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में एक एक्सप्रेशन तो ये भी आ जाएगा कि न्यू इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर न्यू का जो वैल्यू है वो क्या है? न्यू इज़ इक्वल टू सी बाय लेमडा। पुट करो यहाँ पर न्यू इज़ इक्वल टू सी बाय लेमडा। ठीक है, ये हमारे पास में फाइनली इक्वेशन न्यू का वैल्यू पुट करो यहाँ पर सी बाय लेमडा, तो हम क्या बोल सकते हैं? लेमडा विल बी इक्वल टू एच सी बाय E2 माइनस E1। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बोहर्स थ्योरी को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह के एटम्स पर अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि आपके पास में है हीलियम आयन है, लिथियम आयन है। ठीक है, और हमारे पास में है यहाँ पर बेरिलियम का आयन। इनके लिए आप बहुत ही सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हो इसको। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे को यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। किसके लिए? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। समझ गए? तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई? En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वेयर Me4 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर h स्क्वेयर, वेयर ये सारे जितने कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हमने एक नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस किया विच इज़ कॉल्ड एज रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, और हमारे पास जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वो n है। ठीक है, ये वैल्यू n की चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन जो आ गई स्टूडेंट्स वो क्या आ गई यहाँ पर? वैल्यू ऑफ En विल बी इक्वल टू -RH। ठीक है, इंटू 1 बाय n स्क्वेयर। अब इसमें RH की जो वैल्यू है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर क्या होगी? दिस विल बी इक्वल टू हमारे पास में 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ठीक है, बस यही वैल्यूज़ को हमें अब कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। सपोज आपको यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 माइनस E1 हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर हमें इस एनर्जी लेवल को देखना होगा, N2 का लेवल देखना होगा, N1 का लेवल देखना होगा, और हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये हो गया हमारे पास में -RH 1 बाय N2 स्क्वेयर। N2 स्क्वेयर क्यों लिया हमने? क्योंकि ये देखो हमने क्या लिया था? E2 माइनस E1 के बराबर आ रहा है ना। डेल्टा ई के वैल्यू किसके बराबर है? E2 माइनस E1। E2 क्या है? सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए यहाँ पर एनर्जी है, तो इस वजह से -RH 1 बाई N2 स्क्वेयर माइनस
माइनस के बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये वैल्यू भी माइनस में है। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, माइनस के बाद ये माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे, कैलकुलेशंस में ध्यान नहीं रखें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा। तो ये माइनस आर एच डिवाइडेड बाय 1/n1²। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें आर एच को बाहर निकालो यहाँ पर, तो ये हमारे पास में हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर एच को हमने कॉमन लिया और अंदर रह गया हमारे पास यहाँ पर 1/, ये देखो ये माइनस में है ना यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, तो माइनस माइनस तो हमारे पास में क्या हो गए, प्लस हो गए, ये वैल्यू प्लस में हो गई और ये वैल्यू हमारे पास में माइनस में है। तो जो प्लस में है उसको हम पहले लिख लेते हैं, 1/n1² माइनस 1/n2², ये वैल्यू आ गई। क्लियर। अभी डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास में ये इसके इक्वल आ गई है, इसको यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आ गई कैसे किया हमने, ये कैसे निकाला फाइनली एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस जो है यहाँ पर किसके इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से सेम अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए देखें तो वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। डेल्टा ई का वैल्यू ये है, उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो न्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर हम वेव नंबर का वैल्यू देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में दीज आर द सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस विच आर रिलेटेड विद द बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के साथ में ये एक सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पर कुछ रिलेटेड हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। इसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो करके देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स ट्राई करें क्वेश्चन, कैलकुलेट, फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। हमारे पास में वेवलेंथ निकालनी है जो जिस रेडिएशन की एमिट हुई है, वो जब हमारे पास में ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या निकालना है, एनर्जी जो है इसमें चेंज हो रहा है फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल में, तो वेवलेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में ये लाई करेगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, EN इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19। कितनी बार कर लिया ना ये वाला एक्सप्रेशन हमने। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को यूज़ करोगे यहाँ पर और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास में एनर्जी का वैल्यू ये है। अब इसमें हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू को निकालना है और हमारे पास n का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू 4 टू n का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इससे क्या समझ सकते हैं कि n का वैल्यू अगर 2 है, n का वैल्यू हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, 2 है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सेकेंड एनर्जी लेवल जो है वो न्यूक्लियस के पास वाला एनर्जी लेवल है। ठीक है, समझ गए। तो ये वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास में, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर डेल्टा E इज इक्वल टू E4 माइनस E2। तो अब इसके अंदर हमारे पास में ये एनर्जी है -20 E4 माइनस E2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी हो गई स्टूडेंट्स 21.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने यहाँ पर E4 माइनस E2 की वैल्यू निकालनी है और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास में यहाँ वैल्यूज़ कौन सी लेंगे स्टूडेंट्स, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, इसमें हमने एनर्जी का वैल्यू ले लिया, यहाँ पर R का वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट का नहीं लिया है, हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यू लिया और 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएंगी, देखो यहाँ पर 1/2² माइनस 1/4²। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास में ये वैल्यू जो है E4 माइनस E2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस में आएगी। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू देगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू पूछी थी, तो वेवलेंथ की वैल्यू कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू H इंटू C बाय लेमडा। आ गया रिलेशनशिप यहाँ पर। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू HC बाय E।
इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। h का वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो गया हमारे पास में एनर्जी का वैल्यू। एनर्जी का वैल्यू तो इसके लिए आपके आ रहा है, फर्स्ट जो आपका पार्ट है इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स 4.0875। कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट्स अप टू 2 डेसिमल बल्कि 3 डेसिमल तक आपके बोर्ड में भी जो है काउंट होता है, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक राइट जाना चाहिए आंसर, क्योंकि आपको इसको फर्दर भी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस। इसमें 4.0875 इंटू 10⁻⁻19 अब ये एनर्जी है हमारे पास में, इसको यहाँ पे पुट करो तो ये हो गया हमारे पास 4.0875 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, समझ गए ये। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हो स्टूडेंट्स। एनर्जी लेवल हो गए हमारे, यहाँ पर एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस हो गया और वेवलेंथ का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेवलेंथ का वैल्यू जो आंसर मैं बता दे रही हूँ आपको 4863 एंगस्ट्रॉम्स इसका आंसर आ रहा है, या हम बोले तो 486.3 नैनोमीटर्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर किस रीजन में लाई करेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा विजिबल रीजन के अंदर लाई करेगा, विजिबल रीजन में लाई करेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होंगे आपको यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स जो देखा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स हमने यहाँ पर देखे, उनकी एनर्जी के डिफरेंसेस देखे यहाँ पर, ठीक है। उससे रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि बोहर थ्योरी के न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करने ही है आपने। अब हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स इससे टॉपिक को अगर थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं तो हमारे पास में यहाँ पर बोहर्स थ्योरी जो है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी हमें पढ़ना होगा। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। ये कैसे, ठीक है। तो इसके अंदर सपोज़ आपके पास में यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल 1, ठीक है। एनर्जी लेवल हम यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास में स्टूडेंट्स नेक्स्ट एनर्जी लेवल विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आपके पास में थर्ड एनर्जी लेवल आ गया, एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3। देन आपके पास नेक्स्ट एनर्जी लेवल आ गया, वो क्या है हमारे पास में यहाँ पर एनर्जी लेवल 4। फिर इसी तरह से आपके पास में आगे के एनर्जी लेवल्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर 8 तक हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है, ठीक है। 8 एनर्जी लेवल्स तक जो है आप जानते हो। तो हमारे पास में यहाँ पर सपोज़ अगर हम देखें स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी हमारे पास में हायर एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है। हायर एनर्जी लेवल में जब वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर वो हायर एनर्जी लेवल से ड्रिप करके कहाँ पर पहुँच सकता है, लोअर एनर्जी लेवल में, ठीक है। सपोज़ 8th एनर्जी लेवल से 1st एनर्जी लेवल में आएगा अगर, या फिर वो 7th एनर्जी लेवल से किस में आता है, डायरेक्टली यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आता है, या 6th एनर्जी लेवल से आता है, ठीक है। या फिर 6th के बाद 5th से, 4th से, 3rd से या 2nd से, कहीं से भी वो एनर्जी लेवल 1st एनर्जी लेवल में आके इलेक्ट्रॉन हमारा फॉल करता है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ बनती है स्टूडेंट्स, इसको जो हमें लाइंस नज़र आती हैं यहाँ पर वो क्या होती हैं, लेमैन सीरीज़। अभी लेमैन सीरीज़ जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर दिखने वाली पहली सीरीज़ है, जो कि हमने मॉर्निंग सेशन में डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप वो वाला टॉपिक भी जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में कि सैम्पल को एक्साइट करते हैं हम, और एक्साइट करके उसको फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल से ड्रिप करते हैं जब लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। तो वहाँ पर हमें लेमन सीरीज़ के अंदर अगर 1st एनर्जी लेवल के अंदर आके गिर रहा है तो हमें लेमन सीरीज़ जो है वहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर दूसरी सीरीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकेंड सीरीज़ आपके पास में क्या है, विच इज़ द सेकेंड सीरीज़ है आपके पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स। द सेकेंड सीरीज़ इज़ बामर सीरीज़, जिसमें 2nd एनर्जी लेवल के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा,
ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर वो प्रेजेंट है, लेकिन वो गिरेगा कहाँ पर जाके, सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर गिरेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये इस तरह से फॉल कर जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो ये देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में किस तरह से एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास में किस तरह से सीरीज़ बनेंगी। ठीक है, तो अगर आपके पास में यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये हमारा इलेक्ट्रॉन 7th एनर्जी लेवल में प्रेजेंट था, 7th एनर्जी लेवल में प्रेजेंट था, सेकंड एनर्जी लेवल में आके गिरा। ठीक है, या फिर 6th एनर्जी लेवल में था और हमारा सेकंड एनर्जी लेवल में आके गिरा। अगर हमारे पास 5th एनर्जी लेवल में था या फिर हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल में था, तो ये हमारी किस तरह की लाइंस बनेंगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये सभी लाइंस जो है यहाँ पर कैसी बनेंगी, ये सभी हमारी बामर सीरीज़ बनेंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज बामर सीरीज़, ये सभी कहलाएंगी बामर सीरीज़ की लाइंस है, बामर सीरीज़। ठीक है, इसी तरह से आपको स्टूडेंट्स पाश्चन सीरीज़ 3rd एनर्जी लेवल में नज़र आएगी। कौन सी? पाश्चन सीरीज़। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन 3rd एनर्जी लेवल में आके गिरता है, या फिर आपके पास में ब्रैकेट सीरीज़ 4th एनर्जी लेवल के लिए, और अगर आपके पास ये जो है 5th एनर्जी लेवल, तो आपके पास में जो है यहाँ 5th के लिए फंड सीरीज़ होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास में ये जो सीरीज़ है स्टूडेंट्स, जो लेमन सीरीज़ है, लेमन सीरीज़ लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर सीरीज़ राइज इन विजिबल रीजन, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड, दीज 3 लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, ये हमारे रीजन है। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है हमें डिफरेंट लाइंस को शो करता है। तो आपके यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आके गिरेगा, तो वो इस तरह से सीरीज़ वहाँ पर शो करेगा। ठीक है, विजिबल रीजन के अंदर कब शो करेगा? अगर वो बामर सीरीज़ में प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हम एक चीज़ जो है वो बोल सकते हैं यहाँ पर कि लेमन सीरीज़ के लिए, लेमन सीरीज़ के लिए हमारे पास में यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन वो फाइनली जंप किस में कर रहा है? n का वैल्यू 1 में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बामर सीरीज़ की बात करें तो n का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 3, 4th, 5th एनर्जी लेवल किसी में भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर फाइनली वो जंप करके सेकेंड एनर्जी लेवल में गिरेगा तो बामर सीरीज़ वहाँ पर शो होगी। ठीक है, इसी तरह से बाकी सीरीज़ के लिए भी आप यही बात बोल सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करी हमने, लार्ज नंबर ऑफ़ लाइंस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया, बोहर्स मॉडल किया। अभी हम कल के क्लास में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, उनको हम कल की क्लास में लेंगे। और अभी के लिए हम लोग यहाँ पर अपना लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, विच इज़ लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल भी कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं था, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, जैसे कि पहली लिमिटेशन थी इसकी यहाँ पर, इसने केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं, ठीक है, उनके स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था बोहर। दूसरा यहाँ पर इन्होंने ज़ीमन इफ़ेक्ट और स्टार्क इफ़ेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये ज़ीमन इफ़ेक्ट और स्टार्क इफ़ेक्ट क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं ये ज़ीमन इफ़ेक्ट और स्टार्क इफ़ेक्ट? तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, अगर हमारे पास में स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस हो रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हो रही है तो ज़ीमन इफ़ेक्ट। अगर हमारे पास में स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस हो रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो वो क्या कहलाता है? स्टार्क्स इफ़ेक्ट। इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, थर्ड यहाँ पर इनकी एबिलिटी थी स्टूडेंट्स, इनएबिलिटी यानी कि जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये चीज़ें, वो 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम भी ये नहीं बता पाए कैसा होगा एटम का 3 डायमेंशनल मॉडल। फोर्थ यहाँ पर इन्होंने शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स नहीं एक्सप्लेन किया, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे एक्सप्लेन नहीं किया। और फिर हमारे पास में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स,
इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको हम कल के क्लास में लेंगे स्टूडेंट्स, कि सर्कुलर ऑर्बिट्स की जगह इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टॉपिक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, उसको कल ले लेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास इनका था कि एंगुलर मोमेंटम की एजम्पशन भी जो थी, MVR हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम, इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से नहीं कर पाए थे, विदाउट एनी रीज़न इन्होंने इसको प्रिडिक्ट किया यहाँ, ठीक है। और एनर्जी स्पिन जो है, इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी, यहाँ पर इसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था बोहर ने, इनएबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन एनर्जी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर दीज आर द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बोहर्स मॉडल की बेसिक लिमिटेशंस थी। तो हम यहाँ पर टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बोहर्स मॉडल के न्यूमेरिकल्स ऑन बोहर्स मॉडल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज करेंगे, बोहर्स मॉडल के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कॉम्पिटिशन्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक से वो भी करेंगे, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोहर्स मॉडल। तो हम कल के सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, एंड बने रहिए चैनल पर। सुबह का जो वीडियो है मॉर्निंग सेशन का, उसको देख लीजिए। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था मॉर्निंग सेशन में, तो उसको देखें, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।